कक्षा 11 हिंदी साहित्य में अलंकार को याद करने की ट्रिक हम आज की इस कक्षा में देखेंगे। अलंकार को किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकें उसके बारे में जानेंगे। आपके 10 अलंकार पाठ्यक्रम में लगा रखे हैं और ये जो 10 अलंकार हैं ये कुल 4 अंक के पूछे जाएंगे। 4 अंक के प्रश्न इन अलंकारों में से पूछे जाएंगे, जिनमें से एमसीक्यू प्रश्न हो सकता है, यानी रिक्त स्थान वाला प्रश्न हो सकता है। रिक्त स्थान एमसीक्यू प्रश्न हो सकता है, रिक्त स्थान वाला हो सकता है। एक प्रश्न होगा इसमें लघुत्तरात्मक। तो एमसीक्यू और रिक्त स्थान तो पूछे ही जाएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा, क्योंकि कुल आपके जो व्याकरण लगा रखी है वो लगा रखी 8 अंक की, जिसमें से 2 अंक आपके रस प्रकरण के हैं, 4 अंक छंद के हैं और 4 ही अंक अलंकार के हैं। छंद और अलंकार में से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर वो छंद में से पूछ लिया तो अलंकार में से नहीं पूछेगा, और अलंकार में से पूछ लिया तो छंद में से नहीं पूछेगा। तो यहाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि वर्ण बार बार आते हैं, तो वर्णों का बार बार आना या वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार की पहचान है। यमक अलंकार में कोई जो शब्द होता है 2 या 2 से अधिक बार आता है, और जितनी बार आता है उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। यानी कोई शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आएगा और जितनी बार आएगा उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। श्लेष में कोई शब्द एक ही बार आता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शब्द तो एक है और अर्थ अनेक है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं उस श्लेष में। तीनों में वापस देखिए, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ हर बार उसका अलग अलग होता है। श्लेष में शब्द एक ही होता है, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। वक्रोक्ति में देखिए, श्रोता सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो वक्ता के कथन का वास्तविक अर्थ ग्रहण नहीं करता है और कल्पित अर्थ ग्रहण करके उत्तर देता है। भाव ये है कि जो वक्ता है, कहने वाला, वो जो बात कह रहा है श्रोता उसकी बात को सुनता है और वो वास्तविक अर्थ समझ जाता है, लेकिन वो जानबूझ करके वास्तविक अर्थ ग्रहण न करके एक कल्पित अर्थ ग्रहण करता है और उसका जवाब देता है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय का सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हो गया, और उपमान का मतलब हो गया जिससे तुलना की जा रही है। अगर हमने कहा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख तो हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी उपमा अलंकार में। रूपक में भी उपमेय उपमान होता है, लेकिन यहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाएगा। यानी उपमेय पर जो है उपमान का आरोप कर देंगे, यानी उपमेय जो है उपमान का रूप दे देंगे उपमेय को, इसलिए इसको रूपक कहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, काव्य में किसी बात को जो है लोक सीमा से बढ़ करके, तोड़ मरोड़ करके, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। जितनी वास्तविकता नहीं है उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अगर वर्णन करेंगे तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी प्रकार संदेह अलंकार, सादृश्यता या समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, और भ्रांतिमान में सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये संदेह जो है ये अंत तक बना रहता है, अंत तक बना रहता है।
और जो ब्रह्म है ये अंत में टूट जाता है। यानी अगर आपने रस्सी को सांप समझ लिया और आपको पता चल गया कि ये तो रस्सी थी, तो वो भ्रम है। और संदेह में अंत तक वो संदेह बना रहता है, वो क्लियर नहीं होता। ये 11वीं कक्षा के अलंकार 4 अंक के जो परीक्षा में पूछे जाएंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक है। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे बन सकते हैं, रिक्त स्थान कैसे बन सकते हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न कैसे बन सकते हैं।